तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? तो आप सब के लिए ना आज होगा बड़ा तांडव। तो वो तांडव क्या है? तो टॉप 30 क्वेश्चन, जहां 10 को आपको फिजिक्स होगा, 10 को केमिस्ट्री होगा और 10 को मैथ होगा। और वो 30 क्वेश्चन का लगातार, मतलब इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और जहां पे आपके साथ केमिस्ट्री का तांडव होगा सिंघम राजू सर के साथ। तो आप सब पिछला देखे होंगे क्लास को कि कितना तांडव क्लास हुआ था, जो कि लगातार आपको लगभग 15 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्लास चलाई था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर। और एप्लीकेशन पे जो क्लास चल रहा है ना, जहाँ पे केमिस्ट्री आपको यही पढ़ाएंगे। और बहुत हम बोले ना आपको कि देखो आदमी पॉलिटेक्निक कर लेता है ना रे भाई, तो अपने आप में सोचता है ना, नाम के आगे इंजीनियर लगाता है, ठीक नू। और ये जो है ना पटना एनआईटी मतलब समझिएगा वो कितना लेवल ऊपर है। इंडियन मतलब ऑल इंडिया में इसका एग्जाम होता है सर। इनका ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। तो लोग जब बीटेक और पॉलिटेक्निक वाला टीचर से पढ़वाता है ना, तो अपने आप में बड़ा अजीब अजीब बात बोलता है। और जो आप सबको झांसा दिया जा रहा है ना, हार्ड क्वेश्चन ला करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपका जो लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वही लेवल का एसके साइंस क्लासेस आपके सामने पेश करेगा। क्योंकि एसके साइंस क्लासेस अपना औकात नहीं दिखाता है, और आप सब के अंदर औकात इतना पैदा कर देंगे कि दूसरे बच्चे को आप तांडव करके ठूस ठूस के मारिएगा। आपके अंदर इतना एनर्जेटिक भर देंगे सर। तो सबसे पहली बात है ना कि अभी हम फिजिक्स का क्लास लेंगे, जिसमें 10 को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा जो सिंघम सर कराएंगे। इसके बाद हम तुरंत यही वीडियो में मैथ का 10 को क्वेश्चन कराएंगे। तो और एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि एप्लीकेशन के बारे में, जो भी लोग अभी तक एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदा, तो जाइए एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और जा करके सर मात्र 300 रुपया, कोई बड़ा ज़्यादा कोर्स ना है रे भाई, हाँ 300 रुपया में इतना बेहतर टीचर के साथ आपको, इतना एक्सपीरियंस टीचर के साथ आपको सारे बीओडी प्लस लाइव लेक्चर मिलेगा। तो जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और जो भी लोग 900 गेस क्वेश्चन नहीं खरीदा, तो जाकर के खरीद लीजिए सर। तो देखते हैं सर, अपना कुछ इनसे भी बातें कर लीजिए, इसके बाद क्लास को करते हैं शुरुआत। ऐसे बोलिए। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट देते रहे हैं और क्लास करते हैं। सबसे बड़ा बात, एग्ज़ाम आने वाला है और क्लास में आप लोग रेगुलर रह रहे हैं। आज हम और संदीप सर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, 10 फिजिक्स का, 10 केमिस्ट्री का जो मैं कराऊंगा, और 10 मैथ का। तो फिजिक्स और मैथ दोनों संदीप सर कराएंगे और केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। 10-10 क्वेश्चन। और क्वेश्चन का सिर्फ यही नहीं कि क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन बताएंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी बताएंगे कि वो इस क्वेश्चन का इस तरह का थ्योरी होता है। मान ली उस क्वेश्चन से वही क्वेश्चन को जरूरी नहीं क्या आएगा जो क्वेश्चन आ चुका है, मान ली दूसरा क्वेश्चन भी आया, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग फिजिक्स पढ़िए फिलहाल, फिर केमिस्ट्री उसके बाद चलेगा। चलिए थैंक यू सर। देखिए अब सबसे पहली बात है ना सर कि आते हैं, इसका बात करते हैं फिजिक्स का बड़ा सा तांडव, ठीक ना। और ऐसा तांडव होगा ना रे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है ना सर। देखो दिल खुश करके पढ़िए, ठीक ना। और जहाँ तक मेरा कोशिश रहेगा ना कि आप सबका लेवल वहाँ तक पहुँचा देंगे ना जहाँ तक आप लोग जाने के लिए सोचते हैं, ठीक ना। अच्छा, गेस क्वेश्चन के बारे में किन्हीं का डाउट था, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है ना गेस क्वेश्चन में, यही नंबर पर आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम मात्र 60 रुपया करना है। 100 रुपया को हटा देना, मात्र 60 रुपया करना है। और यही व्हाट्सअप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना है, और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे गेस क्वेश्चन चाहिए पॉलिटेक्निक का, ठीक ना, आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्द पैरामेडिकल का क्लास शुरू हो रहा है, ठीक ना। ये भी एक बेहतर टीचर के साथ, जहाँ पे मैथ फिजिक्स हम पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री सिंघम राजू सर पढ़ाएंगे। इसके बाद इंग्लिश हो सकता है सिक्के यादव सर पढ़ाएंगे। बहुत सारे टीचर आ रहा है आपकी टीम में, ठीक ना। तो वो सब आपका प्यार है। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये 30 क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये 30 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सर। और जो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक नहीं करेगा ना रे बबुआ, तो वो जा करके सर्च कर लेना @संदीप 7295, ठीक ना। और जा करके सर आप प्ले स्टोर में जाइए और सारे का एक प्ले स्टोर बना हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है ना, निम्नलिखित में से प्रकाश की किरण प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? कारण निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? अच्छा, एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, ज़्यादा गौर मत करिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ से जब श्वेत प्रकाश जाती है
तो तांडव होती है। जब श्वेत प्रकाश जाती है सर तो ये आपको प्रिज्म में इस तरह से क्या होता है, विकिरण होता है सर। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम होता है, तो सबसे ऊपर में जो रंग होता है ना वो लाल होता है, ठीक ना। और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है ना वो क्या होता है, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। तो आप सबको हम एक ही बात बताते हैं बार बार कि दो ही आदमी को लोग जानता है दुनिया में, एक गरीब को, एक सबसे ऊपर वाले अमीर को। तो यही बात यहाँ पे है। बोलेगा पूछेगा सबसे लंबी तो मार देना है लाल घपसना, पूछेगा सबसे कम तो मार देना है बैगनी, ठीक ना। यहाँ पे क्या पूछा है, कह रहा है ना निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है। अच्छा, अधिक लंबी तो मार देना लाल, पूछेगा कम, पूछेगा कम तो मार देना बैगनी, ठीक ना। क्यों, क्योंकि देखता है ट्रेन आता है ना तो देखता है सिग्नल नहीं मिल रहेगा ना तो दूरिये से लाल बत्ती जलते रहेगा, वो हुआ क्या, हाँ, इसीलिए कि दूरिये से दिखाई देता है, ठीक नू। आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना रे, क्या कहते हैं बबुआ, कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। अच्छा, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखो ये वाला न्यूमेरिकल में थोड़ा सा लोग फंसेगा, और फंसेगा वही जो मेरा पेड कोर्स वाला क्लास नहीं देखा होगा, यानी पेड कोर्स नहीं खरीदा होगा। और मैंने इसका क्लास शायद यूट्यूब पे भी पढ़ाया हूँ, लेकिन शायद आप लोग नहीं देखे होंगे तो फंसवे करिएगा। कहता है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अच्छा, यहाँ पे गौर करिएगा, अवतल लेंस कह रहा है ना जितना दूर पर वस्तु है उतना ही दूर पे फोकस है, ठीक ना। यानी फोकस पे ही वस्तु रखा हुआ है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब ये है, कह रहा है क्या, देखो गौर से समझना, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, एक वस्तु मतलब वस्तु का दूरी, फोकस दूरी क्या है तो बराबर है, ठीक ना। क्या है तो बराबर है। तो यही बोला कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अगर वस्तु का दूरी कितना आ गया, तो वस्तु का दूरी हो गया आपका 30, तो फोकस भी कितना हो गया 30। अब सोचिएगा कि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, तो अवतल लेंस का फोकस होगा निगेटिव, अब वस्तु दूरी भी क्या होगा निगेटिव, ठीक ना। क्या होगा निगेटिव मतलब माइनस। हमसे पूछा प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर। अच्छा, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का वैल्यू कितना है -30 आएगा, 1/v, v का वैल्यू कितना है वाट, v निकालना है, माइनस 1/u कितना है 30 आइएगा मोहतरमा, 1/-30 यहाँ पे है ये क्या चीज़ में, तो ये माइनस में इन्हें आई थी प्लस में, तो 1/30 हो जाई थी बराबर 1/v होंगे। अच्छा, 1/ यहाँ पे गौर करना सर, ये आपका ला थोड़ी सी देखो यहाँ पे मामला फंसा है, ठीक नू। कैसे, तो ये आपका u का जो वैल्यू है ना वो -30 है, तो यहाँ पे माइनस कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, तुम्हारा गर्लफ्रेंड। माइनस गुने माइनस होगा प्लस, यानी -1/30 बराबर 1/v, अब माइनस गुने माइनस प्लस 1/30। अच्छा, ये प्लस 1/30 इधर आएगा -1/30, तो -1/30 अब -1/30 अब बराबर 1/v। थोड़ी सी गौर करिएगा, यहाँ पे 30 को एलसीएम करिए तो हो जाएगा ऊपर -1 बराबर 1/v, यानी -2/30 बराबर 1/v। 2 से काटिएगा 30 को 15 बार में खोपचा में जाएगा, -1/15 बराबर 1/v। ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी v का वैल्यू कितना हो गया -15। यानी कहने का मतलब इसका ये है ना कि जो प्रतिबिंब बना वो -15 सेंटीमीटर पे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्या कहता है, 0.12 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु की 3 गुनी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से दूरी रखना चाहिए। देखो क्वेश्चन ना कुछ अधूरा अधूरा सा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, तो आप पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, गौर से पढ़िए, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ,
अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है 0.12 मीटर। अच्छा देख कह रहा है 0.12 मीटर, तो 0.12 मीटर तो जीरो को मार दे गोली। क्या मार दे? जीरो को गोली। और जब जीरो को मारेगा गोली तो एफ बराबर कितना बचेगा? ओनली फॉर 12। कह रहा है देखो क्या कह रहा है 0.12 मीटर। हम कहेंगे कि इसको हटा करके सिर्फ तुम 12 मीटर लिखो डाटा हैंडल में, ठीक ना। न्यूमेरिकल बनाने का शॉर्टकट तरीका है सर, जब भी किसी नंबर के आगे जीरो लगा रहे हैं ना, पॉइंट के आगे जीरो लगा रहे हैं ना, तो जीरो को एकदम नहीं है मान करके चलिएगा, ठीक ना। और जो आंसर आएगा उसके आगे भी क्या लगा दीजिएगा? जीरो लगा दीजिएगा। वो मैं बताऊंगा कैसे लगाया जाता है, ठीक ना। आइए सब कुछ बताएंगे, शादी के पहले भी सब कुछ बताएंगे, शादी के बाद भी सब कुछ बताएंगे। कहता है क्या 0.12 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुनी वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा वस्तु के 3 गुनी। अच्छा एक और मतलब 3 गुनी मतलब हो गया आवर्धन। आवर्धन के तो मैग्निफिकेशन। क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। यानी आवर्धन बराबर वस्तु के 3 गुनी। यानी क्या हो जाएगा सर? ये आपका 3 गुनी कर दो। वस्तु का कितना गुनी? 3 गुनी प्रतिबिंब। अच्छा अब क्या बोला? नहीं 3 हो गया। एम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला V बट्टा U। अगर यही दर्पण होता, यहाँ तो लेंस की चर्चा हो रहा है, अगर ये दर्पण होता और जब होता दर्पण में आवर्धन, जब होता दर्पण में आवर्धन तब होता m बराबर माइनस V बट्टा U। लेकिन यहाँ पर है लेंस में आवर्धन तो मारेंगे V बट्टा U। जहाँ पे कह रहा है 3 तो ये V बराबर हो जाएगा कितना? 3U। लेकिन यहाँ पे गौर करना, ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? V बराबर माइनस 3U। आइए अब क्या बोला है? तो हमसे पूछा है क्या, तो कह रहा है ना, देखो कह रहा है 0.12 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुनी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु का लेंस से दूरी रखना होगा कितना? अच्छा वस्तु दूरी पूछ रहा है, यानी यू का मान पूछा, यू बराबर वाट। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा V माइनस 1 बट्टा यू। 1 बट्टा एफ का वैल्यू कितना हो गया? 12 मीटर। अच्छा यहाँ पे एफ क्या रहेगा? एफ निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? तो एफ क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 12, क्योंकि है उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में फोकस होता है उन्हें। देखो ये है उत्तल लेंस, ये वाला फिगर तो देखबे क्या होगा तुम लोग सब कोई नहीं देखा होगा, हमको मालूम है। हाँ ये वाला उत्तल लेंस है ना रे, इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है ये, यहाँ पर होता है फोकस, ठीक ना। तो इधर का जो भी दूरी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 1 बट्टा एफ की वैल्यू कितना है? 12। 1 बट्टा V का मान कितना है? माइनस 3U। कितना है? माइनस 3U। माइनस 1 बट्टा यू का हमको मान निकालना है, सिर्फ U रहने दो उसको। जब U रहने देंगे तो खेला हो बे। 1 बट्टा 12 बराबर यहाँ पे कितना? 3U को एलसीएम कर लो तो माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस कितना? 3 आइएगा, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कितना? 12 बराबर ये माइनस 4 बट्टा कितना? 3U। थोड़ी सी गौर करिएगा सर, जब इसको गौर करिएगा ना आप तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3U बराबर हो जाएगा कितना? 4 गुने माइनस यहाँ पे लगा दो 12 आइएगा, यहाँ पे 1 गुना में नीचे जाएगा, भागा में इसको काट दो ना, देखो यहाँ से कट जाएगा। 4 या 12, 4 बार में ये 3 गुना में नीचे जाएगा, भागा में U बराबर 4 चौक 16 यानी कितना हो गया? माइनस 16। लेकिन तोरा ऑप्शन में माइनस 16 नहीं दे रहा होगा, दे तो रहा होगा 0.16। 0.16 और जब 0.16 दे रहा है तो डरेंगे रे ना, काहे कि शुरुए में देखो, यहाँ शुरुए में पॉइंट के पहले वाला जो जीरो था ना, हटा करके हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ पर जब जो आंसर आया है तो वो पॉइंट के पहले जो यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पर भी लगा देंगे पॉइंट के पहले जीरो। देखो दे रहा होगा 0.16। आइए अगला कहता है 4 नंबर। क्या 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कह रही कि तेरे बिना जीना। देखो 4 नंबर इन्हें है, ठीक नो कने है, इन्हें है कने है 4 नंबर रे, 4 नंबर रे बबुआ। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा गजब का है चिला। हाँ इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक ना। क्या कहता है? कहता है 4 R तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः बिंदुओं A से B, कॉमा B से C तथा C से D पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि उनमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो
और बी तथा सी के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है तो आर का मान होगा। देखो कितना लोग ना इतना लंबा क्वेश्चन देख के डर गया होगा। अरे यूपी बिहार झारखंड वाला लोग डरना नहीं सीखा, लड़ना सीखा, ठीक नू। इसलिए देखता है हम 3 स्टेट को पढ़ाते हैं, यूपी बिहार झारखंड, ठीक ना। आइए सर, और जो आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक का, तो उनके लिए सर दोनों मिल करके करेंगे तांडव, ठीक ना। छोड़ दो सारे को, बिजनेस करने वाले को छोड़ दो, ज्ञान देने वाले को पकड़ो, तभी सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, तभी सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। और सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकाना है सर, तभी आपकी माँ बाप की सपना पूरा होगा, ठीक ना। तो इसके लिए सर मेरी पूरी टीम, जो मेरा आपका परिवार है, ये सारा परिवार आपके लिए रातों दिन मेहनत करेगा, ठीक ना। कहता है क्या, कहता है ना, देखो 4 है ना, आर तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः बिंदुओं ए से बी, बी से सी, सी से डी पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि उनमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो और बी तथा सी के बीच का विभवांतर, अब देखो यहाँ पे गौर करना। अच्छा, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो 2 एम्पीयर का। हमसे पूछा है बी से सी, बी से सी के बीच, बी से सी के बीच का विभवांतर दिया हुआ, ठीक ना। क्या दिया हुआ, विभवांतर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा गौर करना, बी से सी के बीच का विभवांतर कितना दिया हुआ, 4 वोल्ट। हमसे क्या पूछा है, आर का मान। आर कहे तो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, इक्वल टू वाट। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, कहिएगा गुरुजी क्वेश्चन में जो इतने बड़ा लिख लिया है तो एकरा हम कैसे बनाएंगे। कह रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो एकरा तू गोली मार। हमारा सपना है ना सर कि क्वेश्चन को हैंडल करना है कम समय में। जब कम समय में करना है तो हमको आई मालूम है, भी मालूम है, आर पूछा तो अच्छा आप सबको पता है कि नहीं कि भी इक्वल टू होता है आई आर। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आर के पते होगा भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो डायरेक्ट फार्मूला पर सेट कर दो। यहाँ पे देखो भी का वैल्यू कितना है 4, आई का मान कितना है 2 और गुने आर। यहाँ पे 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, 4/2 यानी 2 यानी आर बराबर कितना, तो आर बराबर 2, आर बराबर 2। किसी प्रकार की दिक्कत, देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना सस्ता में निकल गया ना। बस ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, बी इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमको आई मालूम था, यहाँ से हमको भी पता है, बी से सी के बीच का विभवांतर पता था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन का आता है ना रे 5 नंबर, कितना नंबर, 5 नंबर नो बेरे, 5 नंबर कहाँ गया, 5 नंबर चला, हाँ 5 नंबर इन्हें है। देखो अच्छा ये वाला फिगर मैं बना देना चाहता हूँ, ठीक ना, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है नू तो आप सब थोड़ा बहुत ना डरते हैं। हमको तो लगता है कि अगर आप दूसरा से पढ़ते होंगे तो पूरे डरते होंगे, ठीक ना, लेकिन अब डरना नहीं है सर, ठीक ना। अब आपको सारा चीज़ मिलेगा एसके साइंस क्लासेस पे सर, क्योंकि देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, मेरा एक वो रूल है, ठीक नू। आइए ये कह रहा है 100 है, ठीक ना। ये रेसिस्टेंस कितना है 60 है, ये वाला रेसिस्टेंस कितना है 40 है। हमसे क्या पूछा है, तो ए एवं बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ए एवं बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब गौर करना, ए एवं बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला देखो, ये वाला श्रेणी क्रम में, ठीक ना, ये वाला इसको क्या यहाँ पे ये ए है, ये क्या हमारा है बी है, तो ये और ये वाला और ये वाला क्या है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम वाले को जोड़ दो, श्रेणी क्रम वाले को जोड़ दो तो 60 ओम और कितना 100 ओम, तो कितना हो जाएगा 160 ओम। अच्छा ये दोनों श्रेणी क्रम में है, अब ये हमारा समांतर क्रम में है, तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। हाँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ए एवं बी के बीच, तो ए एवं बी के बीच ये वाला है, ये ए और बी के बीच, तो ए एवं बी के बीच ये वाला है। लेकिन अब ये दोनों क्या बन गया, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में बन गया। तो श्रेणी क्रम वाला को क्या होता है, जुड़ता है, क्योंकि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN तक। अब सोचना कि अब जब ए और बी के बीच पूछा तो अब उसको समांतर प्रतिरोध में बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1।
अब प्लस 1/r2 आएगा 1/r1, 1/r बराबर 1/r1। इसको तुम लोग मान लो R1 और ये 40 को मान लो R2। बुझेलो रे ना बुझेलो? ये दोनों को जोड़ना रे, ये दोनों को जुट गए। काहे पूछा ए एवं बी के बीच, तो ए एवं बी के बीच ये वाला आ रहा है, तो ये वाला दोनों कहाँ गया? तो ये गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम दोनों जुटता है, दोनों को जोड़ दिए ना, और दोनों को जोड़ने के बाद 160 है। तो 160 जो है वो ये 40 का समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा। 1/r1 का वैल्यू कितना है? 160 है, प्लस R2 का वैल्यू कितना है? 40 है। ये दोनों का एलसीएम कर लो, तो 160 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस इसको गुना करो रे, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 1/r बराबर, ये दोनों को जोड़ दो 5, ये नीचे कितना हो गया? 160, ये कितना हो गया रे? 5 15, यानी 3 बार में और 2 बार में, कितना हो गया? 32 ही ना होगा? हाँ, यानी 1/r बराबर 1/32, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला बराबर, यानी r बराबर कितना हो गया? 32। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? उम्मीद करता हूँ दिक्कत अब होगा भी नहीं। अगला कहता है ना, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे हमको चुनना है ना कि एक बंद कमरा है और ये बंद कमरा में विद्युत पंखा चलाया जाता है, ठीक ना। सेम सिचुएशन मेरा रूम में है सर, सेम सिचुएशन मेरा स्टूडियो में है जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, एकदम सेम टू सेम सिचुएशन है। पूरा ये पैक है, एक विद्युत फैन चल रही है, आपको पता ही होगा, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। अब ये मेरा रूम क्या हो रहा होगा? एकदम एक एक खिड़कियाँ को हम बंद करके रखे हुए हैं। अब सोचो कि हमारा रूम क्या हो रहा होगा, तो कहेगा तुम्हारा रूम तो गुरुजी ठंडा हो रहा होगा। बेवकूफ़, सब एसी में रह के थोड़ा हर जगह ठंडे फील होता है। ये तो मुझे मालूम है सर कि मुझे कैसा फील हो रहा है। आप सबका प्यार नहीं मिलता ना तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन क्या करिएगा, आप सबका शक्ल देखता हूँ तो मुझे लगता है ना, हाँ ठीक नू। अब यहाँ पे गौर करना, इसलिए चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके दोस्तों को सबको बता देना सर, क्योंकि SK साइंस क्लासेस रिजल्ट देता है, फेंकता नहीं है सर, रिजल्ट देता है। हाँ, आइए, कहता है ना, बंद कमरे में एक विद्युत फैन चलाया जाता है। अगर विश्वास नहीं होता है ना तो अपने घर पे जाना और मम्मी को बोलना ना कि हमारा रूम पैक कर दे, कहेगा ना देबो, और ना देबे, रात में सो जाएगा ना मम्मी उम्मी सब घर पे, तो सब ऊपर वाला एगो वेंटिलेटर ये सब जो होता है ना सबको बंद कर देना और विद्युत फैन चला देना। और बाद आधा घंटा के बाद देखना कि तोरा कितना गर्मी, मतलब रूम कितना हीट हो जाएगा। इसके बाद बाहर निकलना तो लगेगा बाहर में AC चल रहा है। इसलिए जब पैक कमरा बंद रहता है ना सर, जब विद्युत फैन चलाया जाता है ना तो रूम क्या हो जाएगा सर? ये हीट होता है, क्या होता है? गर्म होता है, ठीक ना। आइए, अगला क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है रे, कि तेरे बिना जीना, 7 नंबर होगा, ठीक नू। कहता है किसी ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ये 7 नंबर के 6 नंबर होगा रे, 7 नंबर होगा। कहता है किसी ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 500 सेंटीमीटर तथा आवृत्ति 66 कंपन प्रति सेकेंड, तो ध्वनि का वेग क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, आप सबको मैंने पढ़ाया है कि आवृत्ति दिया हुआ। अच्छा, आवृत्ति कितना दिया हुआ? तो आवृत्ति है 66 है। आइएगा, तरंग दैर्घ्य कितना है? तो तरंग दैर्घ्य ये आपको केमिस्ट्री वाला भी सर पढ़ाएंगे, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य कितना है? 500 सेंटीमीटर। ओके, क्या पूछा है हमसे? पूछा है वेग। क्या पूछा है? ध्वनि का वेग। तो अब यहाँ पे गौर करिएगा, वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और गुने आवृत्ति। ये वाला आवृत्ति का सिंबल है, ये वाला तरंग दैर्घ्य का सिंबल है, ठीक ना। तो वेग बराबर, ध्वनि का वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति। वेग बराबर तरंग दैर्घ्य कितना है रे बबुआ? तो 500, आवृत्ति कितना है? 66, तरंग दैर्घ्य कितना है? 500, गुना कर दो 6 × 25, 6 × 30, 3 को 0 बैठा दो। अच्छा, ये है क्या चीज़ में? तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में है, लेकिन थोड़ा सारा का सारा ऑप्शन जो आप सबका दिया हुआ है ना वो मीटर प्रति सेकेंड में है। तो 100 से घपसना भाग दे दो, 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आई 2 शून्य से 2 शून्य गला खोपचा में, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया? ध्वनि का वेग। आइएगा, 8 नंबर प्रश्न का आता है ना, पानी एवं शीशे के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2, तो शीशे सापेक्ष
स्वच्छ पानी का अववर्तनांक क्या होगा? अच्छा ये वाला हम क्वेश्चन बना बे कि अगर ना गुरुजी छोड़ देना छोड़ दे माँ, लेकिन तुरार के तोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो कमेंट करके बता दो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है। 9 नंबर का आता है ना, कहाँ गला 9 नंबर रे? ये जिंदगी एक सफ़र है, कहता है क्या जी? किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनाता है तो फोकस दूरी क्या होगा? अच्छा ये सेम सिचुएशन पता है क्या? मैंने आपको पेड कोर्स में पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है जी? तो दर्पण के पीछे ना बनाता है जी, तबे नुशादी हो बे जी। अब देखिएगा कहता है क्या सर कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अच्छा कह रहा अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, अच्छा वस्तु दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब गौर करिएगा, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो, वस्तु दूरी दोनों में क्या होता है? माइनस में होता है। अब बोला दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, तो ये अवतल दर्पण है तो दर्पण के यहाँ पे वस्तु है, ये फोकस है, ये ध्रुव है और यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनाया। तो अब सोचना रे बबुआ कि जब ये वस्तु है तो इन्हें का दूरी नेगेटिव होता है लेकिन उन्हें का दूरी पॉजिटिव, इसलिए वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक ना? आइएगा यही ना है, हमसे क्या पूछा है तो फोकस क्या होगी? तो फोकस बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, इससे आप निकाल लीजिएगा f का वैल्यू यहाँ पे रख, f का निकालना है तो v का वैल्यू यहाँ से रखिए कितना? 40 प्लस में, प्लस u का वैल्यू रखिए -30। यहाँ पे 40 और 30 का एलसीएम कर लीजिए तो 120 हो जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 बार में, यहाँ पे हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा घटाने के बाद -1/120 -1/120 और 1/f बराबर -1/120, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर यानी f बराबर -120। 10 नंबर का आता है ना कि यदि 2 लेंस जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो जब बोलेगा कि एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं और 2 क्षमता दिया रहेगा, लेंस की क्षमता कैसा है? मात्र डायोप्टर होता है। तो जब 2 क्षमता दिया रहेगा ना तो दोनों क्षमता को जोड़ देना। यानी हमसे पूछा है फोकस दूरी, तो f बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। पहला क्षमता दिया हुआ +12 लेकिन दूसरा दिया हुआ -2, तो -2 कर देना है। तो 12 में से 2 गया यानी कितना? +10 हो गया, यानी फोकस कितना हो जाएगा? +10 सेंटीमीटर। ठीक ना? आइए ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 10 क्वेश्चन हो गए समाप्त सर। तो अब आप केमिस्ट्री का मजा लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको मैथ का मजा देता हूँ इसी वीडियो में। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के साथ मिलिए। थैंक यू, लव यू। तब तक सर से मुलाकातें करिए और क्लास को कंटिन्यू इसी प्रकार से करते रहिए सर। देखिए और मजा लीजिए क्लास का। मिटा देता हूँ भाई, क्योंकि हम ही लिखे तो हम ही मिटाएंगे क्या ना, तो दिक्कत हो जाएगा, सर वो गरमाएगा है नू। और सर को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार आशीर्वाद देते रहिए सर आप लोग, क्योंकि भी नए नए टीचर हैं तो इतना ज्ञान है ना रे भाई, थोड़ा सा भी आवाज़ को मैं चाह रहा हूँ ना कि इनको बुलंद कर दूँ, क्योंकि इनका आवाज़ जो है ना बड़े भी मीठा मधुर है। ठीक नू? अभी आप लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन 10 को हो गया है, अब आप लोग केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम आता है, क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, उसी पैटर्न पे आएगा, उस तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। थैंक यू। रेडियो एक्टिविटी का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है, इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा। मतलब रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर मान लिया, अभी तो इसे क्वेश्चन करवा रहे हैं थ्योरी। अगर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा
एप्लीकेशन पर क्लास, तो वहाँ थ्योरी का क्लास आप लोग का चल रहा है, लेकिन हम यहाँ भी बताएंगे थ्योरी के कैसे होता है। खाली इसी नहीं कि ऑप्शन बता देंगे, कारण बताएंगे, लेकिन वहाँ अगर एप्लीकेशन पर क्लास लीजिएगा तो वहाँ टोटल चीज़ डिटेल से सब चीज़ डिटेल से। यहाँ मान लीजिए जो पढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर बना दीजिएगा, लेकिन अगर जिसे थोड़ा सा इससे घुमा दिया जाएगा, अगर थ्योरी पढ़ रहिएगा तो ज़रूर बनाइएगा, लेकिन अगर थ्योरी में थोड़ा सा डाउट रहेगा तो घुमाया हुआ क्वेश्चन बनाने में मुश्किल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अर्ध आयु 44 दिन। अर्ध आयु का मतलब समझते हैं? अर्ध आयु क्या होता है? अर्ध आयु अर्ध आयु का मतलब समझते हैं? अर्ध आयु का मतलब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, मान लीजिए अगर इतना आप धर दीजिएगा ना कहीं पर, तो धीरे धीरे खत्म होते रहता, धीरे धीरे खत्म होते रहता है। तो अर्ध आयु का मतलब वो वैसे ख़त्म होते होते, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ख़त्म होते होते कब वो आधा हो जाएगा, और जितना दिन में वो आधा हो जाए, मान लीजिए इतना रखे हैं, ढेर दिन हो गया, कुछ दिन हुआ, वो आधा हो गया, मान लीजिए कर आधा है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए 1 kg है, तो ये आधा kg हो गया। इतना में जितना टाइम लगा यही इसका अर्ध आयु है। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका थ्योरी हो गया। अब इस पर क्वेश्चन है कि अर्ध आयु जो दिया हुआ है, इसको टी हाफ से भी डिनोट करते हैं, लिखते हैं इसको टी हाफ बराबर 44। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, 44 दिन है, 44 दिन है। अब बोल रहा है कि नाभिक में 1 ग्राम, मान लीजिए अगर 1 ग्राम था, यहाँ पहले शुरू से कितना था, 1 ग्राम था, ठीक है। तो बोल रहा है कितना दिन में ये हो जाएगा 125 मिलीग्राम। अच्छा 125 मिलीग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम में, ये भी ग्राम में तो वो भी ग्राम में बदलिए, तो 125 मिलीग्राम को 125 डिवाइडेड बाई 1000, तब नहीं किलोग्राम, तब मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, 1000 हो जाएगा। अब ये काटिए इसको, क्या बार में कटेगा, 25 25 25 से और 40 बार में, 25 को 40 1000, फिर 5 से काटिएगा 8, इसका मतलब 1/8 ग्राम आया। अब देखना है कि कब ये 8 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए 1 ग्राम पहले था, 44 दिन बीत गया, 44 दिन बीत गया। अब क्या होता है, अर्ध आयु मतलब आधा हो जाएगा, जो चीज़ रहेगा वो आधा हो जाएगा। मान लीजिए 1 ग्राम था, तब 44 दिन बाद कितना हो जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा, आधा ग्राम हो जाएगा। फिर देखिए फिर 44 दिन बीतेगा, आई नहीं डिपेंड करता, मतलब शुरू से नहीं, फिर अब ये हो गया, इसको भुला जाइए। अब ये आधा ग्राम है, फिर 44 दिन बीता, सीधा 44 दिन हो गया। फिर अब देखा तो 1 रो आधा हो गया, तो 1/2 के आधा कितना, 1/4, 44 दिन में। फिर वैसी धैल 44 दिन रख दिया, छोड़ दिया उसको, तो 44 दिन हुआ, तो फिर 1/2 हो गया, आधा हो गया, मतलब 1/4 क्या आधा, 1/8, समझ रहे हैं ना। तो 1/8 का दिन हुआ, 44 दिन यहाँ, 44 दिन यहाँ, 44 दिन यहाँ, मतलब 44 दिन कई बार लगा, 3 बार में 44 दिया, गुना कर दिए, सबको जोड़ दिए, 4 12 और 4 12 1 13, 132 दिन। देखिए तो ऑप्शन में है 132 दिन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। डस्टर। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, थ्योरी बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सब बना लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि अच्छा अर्ध आयु बोला। अर्ध आयु मतलब कि जितना दिन में धैल वो आधा हो जाए घट के। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नियम होता है, उससे अल्फा बीटा सब निकलते रहता है, तो उसका वजन कम होते रहता है, धीरे धीरे घटते रहता है। तो मान लीजिए जितना दिन में वो आधा हो जाए घट के, 1 किलो रखे आधा किलो हो जाए, आधा किलो रखे 1 पौवा हो जाए, 1 पौवा रखे तो 125 ग्राम हो जाए, उस तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा। 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितना अंश शेष रह जाएगा। मतलब उसी प्रकार है
तो मतलब परसेंट बोला, कै परसेंट बचेगा। पहले तो था कि कै ग्राम बचा, आप बोला कै परसेंट बचेगा, कै परसेंट बचेगा। तीन अर्धायु मतलब 3 अर्धायु बचेगा। मान लीजिए कि शुरू में 100% था, परसेंट निकालना है, हमेशा परसेंट वाला बोले 100 मान लीजिए। पहले 100 था, 1 अर्धायु हुआ, कितना बन गया, मान लीजिए 1 अर्धायु बना, ये कितना हुआ 50, आधा हो जाता है ना अर्धायु के बाद 50 हो गया। फिर दूसरा अर्धायु बीता, दूसरा अर्धायु मतलब पहला अर्धायु, दूसरा अर्धायु गया, फिर 25 हो गया। फिर तीसरा अर्धायु बीता, और 25 के भी आधा 12.5, 12.5, तो 12.5%। पहले 100% था, फिर 50%, फिर 25%। 3 अर्धायु के बाद बचा, पहला अर्धायु, दूसरा अर्धायु और तीसरा अर्धायु के बाद 100 मतलब 12.5% बच गया। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है 12.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब चैप्टर का अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट लिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है संयोजकता एवं रासायनिक बंधन का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बोल रहा है कि पॉलिटेक्निक आया वो क्वेश्चन है पिछले साल का, तो मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ इसी के जैसा अगर आएगा, इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, इसके जैसा जितना क्वेश्चन आएगा सब बनेगा। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता क्या होती है। बाहरी कोश में, कलम चेंज कर लेते हैं, इससे मन नहीं लगता लिखे में। बाहरी कोश में, अच्छा बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बाहरी कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता, मतलब थ्योरी है कि बाहरी कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दिया हुआ क्या है, मतलब अस्थायी रूप से अगर कोई एलिमेंट रहना चाहे तो उसका मैक्सिमम बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। संयोजक बना लीजिए, मान लीजिए दूसरा से बॉन्डिंग बनाना, मान लीजिए यहाँ एक और एलिमेंट है और यहाँ एक और, इसको बॉन्डिंग बनाने के लिए इससे 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा होना चाहिए, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए और ये लिखा हुआ है, और लेकिन उसमें है कि 5 ही इलेक्ट्रॉन है। मान लिया कोई एलिमेंट है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ सकता है उसकी संयोजकता। तो उसकी संयोजकता जो होती है वही कितना इलेक्ट्रॉन का और जरूरत पड़ सकता है वो इसका संयोजकता होता है। तो 5 पहले से था, इसको 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, और यही 3 जो है ना उसका संयोजकता है, मतलब उसको दूसरा से संयोग करने के लिए, मिलने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, दूसरा से मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन और इससे ले लेगा, बना लेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन में कौन सा है, +3 लेना है, ले रहा है तो +3, अगर ये देता किसी को तो -3 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाइट्रोजन अणु में है एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध, इसमें से कोई नहीं। मतलब नाइट्रोजन जानते हैं ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, जानते हैं ना। तो यही नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में बोल रहा है कि इसमें कौन सा बंधन होता है, कौन सा बंध होता है, मतलब नाइट्रोजन, अगर खाली नाइट्रोजन तो रहता नहीं है, ये जब भी पाया जाएगा तो अणु के फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा। तो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, एक नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन, जब दोनों नाइट्रोजन मिलेगा तब आपका अणु का फॉर्मेशन होगा, N2 बनेगा, और यही पाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए बोल रहा है कैसा बंधन बनेगा। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। इसका स्ट्रक्चर देखिए तो कैसा होता है,
मान ली इसका ये नाभिक है नाइट्रोजन का, पहला कोष और दूसरा कोष। पहला कोष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, अब बचा के देखो 5 गो, तो 5 गो उसका इस कोष में होगा। मैक्सिमम कई गो हो सकता है? 8 गो, लेकिन है कितना अभी फिलहाल 5 गो। ये हो गया नाइट्रोजन आपका, नाइट्रोजन का। अब देखिए बाहरी कोष में कितना है? 5 गो, तो इसको 5 गो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो ऐसे ही कई गो इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इसको अगर मान ले किसी के साथ बंधन बनाना है तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मैक्सिमम। इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही चीज़ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मिला लेगा दोनों, बोलेगा कैसन करो ना, हम तीनों मिल जाते हैं। 3 को हमरो घट रहा है, 3 को तुमरो घट रहा है, तो हमरा 3 को तुम ले लो, तुम्हारा 3 को हम ले लेते हैं, और दोनों का काम हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन बन के बंधन बनाया है, 3 बॉन्ड बना है, तो इसको त्रिकबंध बोलते हैं। यही हो गया आपका आंसर। मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। जैसे देखिए 3 गो इसके पास था और 3 गो इसका ले लिया, तो 3 3 6 इसके लिए हो गया। मान ली यहाँ से लीजिए, यहाँ से पूरा कितना हो गया? 3 ई और 3 ई और 6, 3 3 6 2 8। इसके लिए भी लीजिए 2 यहाँ 3 और 3 6 6 2 8। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 है ऑप्शन में। हाँ, त्रिकबंध 3 वो है, तो ऑप्शन नंबर बी त्रिकबंध। अब अगला चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। मेन जो चैप्टर का मेन क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वही सब क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है कि Ca3PO42 में कैल्शियम की संयोजकता, अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ रहे, तो जानते हैं इसको तोड़िएगा ना तो ऐसे बनता है। इसका जो गोड़ीतर है, इसका गोड़ीतर, तो इसका गोड़ीतर वाला इसका माथा तर आएगा 2, लेकिन जो शुरू में रहेगा उसके पास +2 2 प्लस, और ई जो रहेगा PO4, PO को 4 के गोड़ीतर तो ये था, तो 2 यहाँ चला गया, और इसके पैर तक पास जो था, इसका गोड़ीतर जो था यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ वाला शुरू वाला प्लस में रहेगा, लास्ट वाला माइनस में रहेगा, तो यही हो गया। तब बोल रहा है कि कैल्शियम की संयोजकता, ये कैल्शियम है आपका, तो इसका संयोजकता क्या होगा? तो संयोजकता मतलब क्या होता है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको स्टेबल होने के लिए +2 चाहिए। +2 का मतलब हुआ ना कि 2 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ दिया है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इसीलिए बता रहा है कि +2, हमसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, मतलब +2 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो इसको अगर रिएक्ट करवाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा? इसको स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का, वही इसका संयोजकता हो जाएगा। तो +2 क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, इसका कैल्शियम का संयोजकता। अगर PO4 का संयोजकता बोलता तो इसके लिए -3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 +2 बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक होने का वो आ जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिए खाली। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 तथा सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का अनुसूत्र हम बताएं ना कि ऊपर में जो रहता है वो संयोजकता दर्शाता है, और पहले वाला प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है। तो एल्युमिनियम का फार्मूला क्या होता है जानता है ना? एल्युमिनियम 13 में रहता है एल्युमिनियम। इसके संयोजकता कितना है? 3 है, 3 ही प्लस में रहेगा। और सल्फेट आयन का फार्मूला जानते हैं? SO4 होता है, याद रखिएगा। सल्फेट आयन का फार्मूला SO4। इसका संयोजकता कितना दिया है? 2 दिया।
2, लेकिन यहाँ प्लस में रहता है, शुरू में बोले थे इसमें प्लस में रहता है, इसमें माइनस में रहता है, तो ये माइनस में हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा। अच्छा अभी एगो अलग किए थे कि नहीं, एगो मिलल था तो उसको अलग किए थे, तो अलग अलग है तो मिला नहीं देंगे। इसके मूड़ी तर जो इसके गोड़ी तर जाएगा और इसके मूड़ी तर जो इसके गोड़ी तर जाएगा, तो हो गया कितना AL। इसका माथा तर 2 था तो एक कर गोड़ तर 2 आ जाएगा। SO4 पूरा, तो पूरा के गोड़ तर एक कर +3 था तो एक कर 3 आ जाएगा। यही इसका फार्मूला हो गया एल्युमिनियम सल्फेट का। ऑप्शन कौन सा हो गया, Al2SO4 3, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या अधिक भागों में टूट जाता है। मान ले कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, 2 चीज़ मिला, तीसरा चीज़ बना, लेकिन कैसे अभिक्रिया हुआ, गर्म किए तो मान लो एगो कुछ और है, कुछ और है, इसको चूल्हा जलाए, पता नहीं, इसको जलाए, ये दोनों अभिक्रिया कर गया, लेकिन कैसे किया, जब गर्म किए तब किया, गर्म करने पर किया अभिक्रिया, गर्म किए जाने पर 2 या अधिक भागों में टूट जाता है। अभिक्रिया किया या टूट गया, मान ली दो चीज़ था, 2 चीज़ होके एक चीज़ बन जाए, इस संयोजन हुआ। मान ली एक चीज़ था, गर्म किए बस टूट के 3-4 चीज़ बन गया, 2-3 चीज़ बन गया, ठीक, ये भी। लेकिन कब हुआ, गर्म करने पर, उष्मा देने पर। गर्म करना माने उष्मा देना, तो उष्मा देने पर जो अभिक्रिया हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। वियोजन ना हुआ, टूटा माने वियोजन, अलग अलग हुआ, तो उष्मा के कारण अलग अलग हुआ, तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ये आपका हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, उष्मीय वियोजन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब एगो फार्मूला दिया है, रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला H2C2O4 में बोल रहा है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखे हैं कि नहीं सीखे, क्लास कीजिए, सब सीखिएगा, रेगुलर रहिए, लेकिन हम बता देते हैं कैसे निकलता है। ऑक्सीकरण संख्या जिसके बारे में बोला जाए, जिसका निकालना है उसको X मान लीजिए, और अब नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बता देते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। समझे, ये चीज़ याद रखिए। यही क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, अलग अलग क्वेश्चन भी आएगा, वो सब भी बनेगा। तो अब देखिए होता क्या है ना कि कोई एलिमेंट पर अगर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो सभ्य का ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इसका भी ऑक्सीकरण संख्या जोड़ लीजिए, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या जोड़ लीजिए, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या जोड़ लीजिए, सभी के बराबर 0 होता है। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना बताए थे, 1। हाइड्रोजन है कई गो, 2 गो, तो 1 × 2 प्लस, हमको कार्बन का नहीं पता, कार्बन का माने हैं हम X, तो मान लीजिए कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या जो X माने X, कार्बन है कई गो, 2 गो, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2, अब है कई गो ऑक्सीजन, 4 गो, तो गुने 4। अब न्यूट्रल एलिमेंट है तो बराबर में 0। मान लिया अगर यहाँ पर न्यूट्रल की जगह अगर प्लस रहता है ना, तो जो चार्ज आता है वो हो जाता है, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। अब देखिए कैलकुलेट X का वैल्यू निकालने आता है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करके, ये कितना है -8 आई 2, ये -8 और 2
ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 2x माइनस 6, मतलब इसको जोड़े बराबर 0। तो 2x बराबर कितना, एक माइनस 6 इधर में तो 6 प्लस में, और कई बार में कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू 3। इसका मतलब इसका जो H2CO4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 3 है। यही आपका आंसर हो गया। 3 है ना, +3, 3 रहे चाहे +3, बात बराबर है कि नहीं। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। जिसका भी बोले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपको याद रखना है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, ऐसे के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। जिसके बारे में पूछे उसको x मान लेना है। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पता है, कोई ज़रूरी नहीं कार्बन रहेगा, और भी कुछ रह सकता है, दूसरा एलिमेंट रहेगा। इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सब जरूरी क्वेश्चन है, सब ध्यान में रखिए हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एगो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। पॉलिटेक्निक आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है, इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा तो लिख देते हैं बढ़िया से। (2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 इधर लिखा है, नीचे लिखा है नहीं, हटेगा भी नहीं उतना, लिख देते इधर 2MnSO4 + 10 CO2 8 H2O + K2SO ये आपका इक्वेशन दिया। इसमें बोल रहा है कि Mn मैग्नीशियम नहीं, Mn मैग्नीज होता है, Mg होता है मैग्नीशियम। Mn मैग्नीज किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, मैग्नीज किस प्रकार का अभिक्रिया दर्शाता है, मतलब बोल रहा है कि अपचयन है कि उपचयन अभिक्रिया है। देखिए ये ना है क्वेश्चन, गलती नहीं ना है क्वेश्चन, ठीक, हाँ 5। चलिए ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका। अब क्या करना है ना, इसमें उपचयन बताना है कि अपचयन, मतलब किस तरह का अभिक्रिया है। तो इससे जानते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। किसके बारे में बोल रहा है, मैग्नीज के बारे में। इधर भी मैग्नीज, इधर भी मैग्नीज, तो दोनों साइड के मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो देखिए पहला इसका KMnO4 का निकालते हैं। KMnO4 के लिए हमको पता है पोटेशियम का, जानते कितना होता है, 1 होता है। पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है +1 होता है। पोटेशियम का +1 होता है, सोडियम का, लिथियम के सब का +1 होता है, हाइड्रोजन का भी +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। इसका मान लीजिए आप x, और ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम का क्या 1, इसका -2 तो होवे करता है, और इक्वल टू में क्या होता है 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जोड़िए पहले पोटेशियम का एगो, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 गुने पोटेशियम का एगो प्लस मैग्नीज का पोटेशियम ये ऑक्सीकरण संख्या x माने x प्लस इसका कितना होता है ऑक्सीजन का -2 गुने कई गो ऑक्सीजन 4 गो इक्वल टू में 0। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, ई है आपका कितना -8 और ई आपका 1, इसका मतलब इसको -8 है और 1 -7, तो x -7 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हुआ 7। इसका मतलब यहाँ जो मैग्नीज है, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 7। अब इसका कैलकुलेट करें, मान लीजिए अगर इधर जगह नहीं बचे तो क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में, क्वेश्चन हटा देंगे तब दिखेगा कैलकुलेशन। क्वेश्चन हटा देंगे, देख लीजिए, क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा तो दिखेगा, बढ़िया याद रहेगा। देखिए MnSO4
SO4 का जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? लिख देते हैं साइड में। SO4 का ऑक्सीकरण संख्या -2। SO4 का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। तो जोड़िए, देखिए इक्वल टू में 0 होगा। मैग्नीशियम का नहीं पता तो इसका मान लीजिए इधर x, इधर उधर x माने तो इधर मान लीजिए y। और सल्फेट का ऑक्सीकरण संख्या -2 प्लस -2 कई गो एगो इक्वल टू 0। तो y बराबर पूरा हो जाएगा कितना? -2। तो y -2 और उधर जाएगा तो +2। इसका मतलब y यहाँ +2 हो गया, वहाँ +7 था और यहाँ +2। इसका मतलब क्या हुआ? +7 से +2 गई। एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें मैग्नीज का +7 से क्या हो गया? +2 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? घट गया। +7 से +2 ऑक्सीकरण संख्या जब घट जाता है ना तो इसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन में दिया है अपचयन अभिक्रिया। मान लीजिए +7 है और +2 हो गया तो अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया इस तरह का होता, मतलब +7 से +2 मतलब घट गया, कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो गया। तब ये हो गया आपका कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन। बाकी सारा का डिफिनेशन तो बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया का भी बताएं कुछ देर पहले, उसके बाद ऑक्सीकरण। अब लास्ट क्वेश्चन एक है, उसके बाद आप लोग का मैथ का क्लास चलेगा। पूरा वीडियो देखिए, 10-30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन अगर डेली देखिएगा एग्ज़ाम से अभी तक बहुत फ़ायदा हो जाएगा। 10 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन इधर होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका, 10 नंबर क्वेश्चन आया हुआ पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। कह रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? जानते हैं परमाणु भार, किसी चीज़ का परमाणु भार तोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए सोडियम का तोलते हैं। सोडियम का क्या होता है? 11 होता है। तो सोडियम का 11 नहीं 23 होता है। 11 तो एटॉमिक नंबर होता है, 23 परमाणु भार। तो ये जो होता है ना कार्बन 12 C12 का C12 के भार से कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए 23 है ना, तो 23 का मतलब वो कि C12 के वजन से 23 गुना ज़्यादा है, तभी सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास। तो यही कि कार्बन अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होता है ना एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक यही C12 कार्बन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 कार्बन 12 का होता है। तो चलिए आज का क्लास को ख़त्म करते हैं। संदीप सर आएंगे आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे। और जो कोर्स नहीं लिए हैं इसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पर कोर्स ले लीजिए। टाइम कम बचा है एग्ज़ाम में, और टाइम से पहले अगर कोर्स ले लीजिएगा, लेट से लीजिएगा टाइम आपके लिए कम बचेगा। लेक्चर तो उतना ही रहेगा लेकिन आपको पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। अभी से लीजिएगा, टाइम आपके लिए भरपूर है। मेहनत कीजिए, अच्छा कॉलेज लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आइए अब टॉप 10 क्वेश्चन मैथ का देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैथ का आता है आपके एग्जाम में। तो सीधे आपको क्वेश्चन से मुलाकातें करवाते हैं सर। और आपने देखा ही होगा फिजिक्स का सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, अब आपको देखना होगा मैथ का सॉल्यूशन, ठीक ना। कहता है क्या 1 नंबर क्वेश्चन मैंने मैथ का पहला क्वेश्चन कह रहा है ना क्या, यदि 3 log 8 बेस में 8 है, x बराबर 2 हो तो x का मान होगा 1 नंबर। कहता है यदि 3 log 2 ये 8 है ना, 8x बराबर कितना है 2, तो पूछा क्या है x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बात है तो ये गौर करना है ना
कि ये यहाँ पे गुना में है तो नीचे जाएगा भागा में, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा log 8x बराबर 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। अगर कंडीशन बनता है a बेस b बराबर x, a बेस b बराबर x, जब ऐसा कंडीशन आपको बनता है तो ये हो जाता है फार्मूला a पे पावर x बराबर b, यानी a पे पावर x बराबर b, यानी a पे पावर x बराबर b। तब यहाँ पे गौर करिएगा, ये a की जगह कितना है 8, तो 8 पे पावर 2/3 बराबर x, यानी ये 8 किसका होता है, तो ये 2 का क्यू होता है गुने, ऊपर में पावर है 2/3 बराबर x, ये 3 से 3 गला खोपचा में 2 का स्क्वायर 4, यानी x का मान कितना आ गया 4। इसी का 2 नंबर का आता है ना अगला 2 नंबर कि लॉग बेस 2a बराबर 4 माइनस लॉग बेस 2 4 हो तो a का मान होगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। कारा लॉग बेस में कितना है 2, a बराबर 4 माइनस लॉग 2 बेस 4, तब क्या पूछा है रे a का मान। और जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म कर देंगे। ये 2 है, यहाँ पे a है पावर में बराबर 4 माइनस ये 4 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये जो पावर में 2 जो है ना वो गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2 बेस a बराबर 4 माइनस ये पावर आएगा गुना में तो हो जाएगा माइनस log 2। अच्छा, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, जब ये दोनों बराबर हो जाता है ना तो आंसर कितना होगा 1, यानी ये वाला हो गया log 2 बेस a बराबर 4 माइनस 2 गुने इसका वैल्यू कितना हो गया पूरा का 1, यानी ये वाला हो गया log 2 बेस a बराबर 4 में से 2 गया कितना 2। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ कि ये आपका log a बेस b बराबर x, तब फार्मूला बनता है a पे पावर x बराबर b। अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये इसका जगह ये वाला है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 बराबर a, यानी 4 हो गया a का मान, यानी a का मान कितना हो गया 4, कितना हो रे 4, कितना हो रे 4। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना करेगा, अरे ना करब रे भाई, करा करम देंगे गुरु जी, हाँ कर नू। आइए अगला कहता है ना सर जी क्या कि गुणनफल 2153 पे पावर 167 का इकाई अंक क्या होगा। और जो मेरा पेड कोर्स देख लिया होगा यानी जो मेरा पेड कोर्स का बच्चा होगा इसका आंसर देगा, और ना देगा तो थोड़ा थोपिया के मारेंगे। और जो लोग अभी तक पेड कोर्स नहीं खरीदे तो इसकी साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जा करके सर पेड कोर्स खरीदिए, मात्र 300 रुपया प्राइस है, ठीक ना। हाँ ये देखिए कहता है क्या ला 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 ला, अरे जिंदगी तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए थोड़ी सी सर गला जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा सूख रहा है, ठीक ना। आइए 2 3 5 2 3 7 8 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, कितना होता है साइक्लिसिटी 4 होता है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ इकाई अंक पूछा तो ये सबसे लास्ट वाला मतलब इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे तो इधर से 1 नंबर पे 3 है, तो 3 हमारा हो गया इकाई का अंक, मैंने पेड कोर्स में पढ़ाया हूँ। ये वाला हो गया हमारा दहाई का अंक आएगा, ये वाला हमारा हो गया सैकड़ा का अंक, क्या हो गया सैकड़ा का, सैकड़ा सैकड़ सैकड़ा सैकड़ा का अंक आइएगा। लेकिन हमसे पूछा इकाई का अंक तो ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा 167, क्योंकि पूछा इकाई का अंक तो इकाई का अंक ये है तो इस पे पावर कर दो 367। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, अब देखो 3 पे पावर 167 तो ये जो 167 है ना 167 जो है ना उसको 4 से क्या कर दो भाग दे दो, 4 से भाग देंगे रे मोहतरमा तो 4 चौक 16। क्यों 4 से भाग देंगे, क्योंकि 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, मैंने इकाई अंक में पढ़ाया हूँ। तो 4 से भाग देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये कट गया कल गला खोपचा में, ये 7 बच गया, एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ गया ये 3। अब ये वाला जो शेषफल आया है नू
क्या आया शेषफल। अब ये वाला शेषफल कितना आया 3, तब इसको अब कर दो 3 पे पावर 3। अब ये इस पे जो पावर है ना इस शेषफल को कर दो। 3 का क्यू क्या होता है, 3 का क्यू 27 होता है। अब ये 27 में इकाई अंक क्या है, तो सबसे लास्ट वाला को इकाई अंक कहते हैं, नहीं इकाई अंक, सॉरी इधर से जाएंगे तो 1 नंबर पे 7 आएगा, तो ये 7 क्या हो जाएगा, इकाई अंक। क्या हो जाएगा, इकाई अंक। आइएगा अगला क्वेश्चन कहता है ना, ये सब तो बनिए गया होगा ना बना तो हम क्या करें भाई। एगो प्रतिशत का क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। कहता है क्या कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, प्यार में पीना अब मुश्किल है, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, प्यार में जीना बहुत मुश्किल है। कहता है अधिराम की आय से, सॉरी कहता है अधिराम की आय श्याम की आय से 20% कम है। कहता है क्या, राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ये वाला सवाल वो बना देगा जो परसेंटेज मेरा यूट्यूब वाला क्लास पढ़ लिया होगा। मैंने पूरा यूट्यूब पे परसेंटेज पढ़ाया हूँ, जाकर के सर्च कर लेना। कहता है राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तब पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, राम की जो आय है ना वो श्याम से 20% कम है। आप सोचो कि अगर श्याम अगर 100 है तो राम कितना हो जाएगा 80, 20% कम का मतलब 20 कम। कारा राम की आय जो है वो श्याम से 20% कम है, इसका मतलब अगर श्याम 100 है तो राम कितना होगा 80, 20 कम होगा। तब पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो है इससे कितना अधिक है, ये 80 से कितना अधिक है 100, तो 20 अधिक है। 20 अधिक है किस पे, तो 80 पे 20 अधिक है। अरे 20 अधिक है किस पे, तो ये 80 पे 20 अधिक है, तो ये 80 बट्टा में कर दो, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दो। 20 चौक 80, 25 चौका 100, गलो बात गलो खोपचा में चलाने, आंसर कितना गलो 25, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आइए देखिए सर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मैं पढ़ाया हूँ, पेड कोर्स में पढ़ाया हूँ सर, ठीक ना, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। कहता है क्या कि त्रिभुज ABC के कोण B तथा C के आंतरिक द्विभाजक x पर मिलते हैं, तो अधिक कोण A बराबर 60 डिग्री। तब क्या पूछा है, कोण BXC बराबर क्या होगा। देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC के कोणों B तथा C के आंतरिक द्विभाजक x पर मिलते हैं, यदि कोण A 60 डिग्री तो कोण BXC का मान क्या होगा। अब देखिएगा कोण BXC का मान पूछा है ना, कोण BXC का मान पूछा तो इसका डायरेक्टिव फार्मूला होता है। जब भी क्वेश्चन में बात करेगा ना किसका, आंतरिक द्विभाजक का, जब भी बात करेगा क्वेश्चन में आंतरिक द्विभाजक का, तब फार्मूला लगाना 90 डिग्री प्लस कोण A बट्टा 60 कोण A बट्टा 2, ठीक ना। ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाना सर। ये वाला कैसे काम करता है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे सेट प्रैक्टिस है तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री है प्लस कोण A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बट्टा 2, काटिएगा 30 बार में कटेगा, 90 30 हो जाएगा 120 आंसर। अगला कहता है ना कि जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते बिता देना। कहता है क्या कि 225 डिग्री 15, अच्छा आप देखना यहाँ पे गौर करना, 15 आवर, यहाँ पे गौर करिएगा, इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। कहता है 225 डिग्री और 15 मिनट, 15 घंटा। अब यहाँ पे गौर करिएगा, इसको बदलना है, कह रहा है में समकोण है, अच्छा जब ये समकोण है तो 225 डिग्री प्लस ये 15 घंटा को मिनट में बदलिए,
तो 15 अब बट्टा 60 से भाग दे दीजिए, तो 15 चौका 60, और ये भी क्या चीज़ में बदल गया, डिग्री में बदल गया, और 90 डिग्री से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे तो बदल जाएगा, यानी 225। अब प्लस कितना 1/4, इसको गुना करिएगा, आप जब इसको तोड़िए जोड़िएगा ना तो हो जाएगा 901। अब बट्टा कितना 4, बोला है समकोण है तो 90 डिग्री से कर दीजिए गुना, और हो जाएगा कितना 901/9 चौक कितना 36, 360। इसको भाग दीजिएगा तो 2 और ऊपर कितना हो जाएगा 181, अब बट्टा नीचे कितना 360, यानी 2.181/360। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला कहता है ना 12 भुजाओं वालों समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा। देखिए कहता है 12 भुजा वाला, कितना भुजा वाला 12 भुजा वाला, किसका मान पूछा है, अंतःकोण का मान पूछा है। जब अंतःकोण का मान पूछे तो अंतःकोण का डायरेक्टिव फार्मूला होता है 2n-4 और गुने 90 डिग्री, अब बट्टा कितना n, बट्टा कितना होता है n, कितना होता है n, कितना होता है n। फिर से सुन लो, जब कहेगा अंतःकोण किसमें, समबाहुभुज में, किसमें 12 भुजा वाले समबाहुभुज, हो सकता कहता 24 भुजा, 50 भुजा, 60 भुजा, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया समबाहुभुज, समबाहुभुज, ठीक ना, समबाहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज आएगा। जब कहेगा समबाहुभुज, अब भुजा दिया रहेगा कितना भुजा है या नहीं भुजा है, 10 भुजा, 12 भुजा, 20 भुजा, तो अगर पूछेगा अंतःकोण तो 2n-4 गुने 90 डिग्री बट्टा n आइएगा। 12 दूनी n का वैल्यू हो जाएगा 12, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 12 दूनी 24, 24 में से 4 गया 20 बचा, ये 90 डिग्री, अब बट्टा नीचे कितना है 12, इसको काट दीजिएगा सर, कभी मत जाना 11, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 आएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, काट देना रे चला, 30 या 90, अब 15 30 25 150, यानी कितना आ गया आंसर 150। आइए 8 नंबर का था 1 रेडियन कोण का बराबर होता है। 1 रेडियन कोण बराबर क्या होता है, 1 रेडियन कोण बराबर क्या होता है, तो 1 रेडियन कोण बराबर होता है 2/पाई समकोण, 2/पाई समकोण, ठीक ना, 2/पाई समकोण, 2/पाई समकोण। 11 नंबर है ना रे। हाँ अगला कहता है ना, कितना नंबर होगा, ये जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते बिता देंगे हम। ये 8 नंबर हो गया था जी। 9 नंबर देखिए, कहता है ना 1 - tan a बट्टा 1 + tan a का मान क्या होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है तो सब गड़बड़ाएगा, हमरा मालूम है नू कैसे, तो सब इसको तोड़ना किस पर वैल्यू रखना चालू कर देगा। देखो इधर कहता है 1 - tan a डिग्री बट्टा है 1 + tan a डिग्री। अच्छा ये एक को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस ये कितना है tan a डिग्री है, बट्टा ये एक को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, प्लस यहाँ पे कितना है tan a और गुने। अच्छा tan a में अगर 1 को गुना कर देंगे तो tan a ही होगा, तो यही 1 को हम लिख सकते हैं, tan a में 1 को गुना कर देंगे तो tan a ही होगा। अब यही 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45, tan 45 कितना tan 45। तो अब सोचिएगा एक फार्मूला होता है tan a - b बराबर tan a - tan b, अब बट्टा 1 + tan a इंटू कितना होता है tan b, कितना होता है tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे सोचिएगा यही वाला फार्मूला। अच्छा ये tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसको जो का तो रहने दो, यानी tan a - tan b, यानी a की जगह 45 है, बट्टा 1 + tan a इंटू tan b की जगह tan a इंटू tan b, यानी tan a इंटू tan b, यानी ये a वाला हमारा इसका जगह लिया, देखो ये इसके जगह है, a हमारा इसके जगह, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 1 नहीं, यहाँ पे अगुम क्या है 45, तो 45 डिग्री माइनस a, यानी लिख सकते हैं इसको tan 45 डिग्री माइनस a, समझ गया होगा बात, उम्मीद करता हूँ।
अगला कार्य है cos 75 का मान क्या होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा सर। तो आज आपका 30 क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन, और इसी प्रकार से लगातार क्लास चलता रहेगा सर। तो क्लास आप लोग करते रहिए कंटिन्यू तरीका से। थैंक यू, लव यू, मिलते रहना इसके साइंस क्लासेस के साथ। आपका वेलकम डेली करता रहूँगा सर। थैंक यू।